ओके, तो प्रीवियसली हमने मैग्नेटिज्म की बात करें, अगर मैग्नेटिज्म यूनिट की बात करें तो मैग्नेटिज्म यूनिट में 3 चैप्टर्स हैं, मैंने पहले भी डिस्कस किए हुए थे, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, मैग्नेटिक फोर्सेस एंड मैग्नेटिज्म एंड मैटर, ये करके 3 थे। फिर मैंने बताया था एक चैप्टर है ईएमआई करके, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। सो बेसिकली वो एक अलग चैप्टर ही है, बट अगर यूनिट की बात करें तो मैग्नेटिज्म यूनिट का ही पार्ट बन जाता है। तो अगर हम बात करें मैग्नेटिज्म एंड मैटर के, सो मैग्नेटिज्म एंड मैटर में मैंने पहले भी बताया था कि हमें बेसिकली डिस्कस करना है कि जो एक्चुअल मैग्नेट था, जो बार मैग्नेट है, वो कैसा होता है, उसकी प्रॉपर्टीज कैसे होती हैं, वो सारी चीजें हमें एग्जैक्टली डिस्कस करनी थी जो बार मैग्नेट है उसके बारे में। तो इसका मतलब ये है कि बार मैग्नेट की वजह से कुछ मैग्नेटिक फील्ड होती है, तो मैग्नेटिक फील्ड की प्रॉपर्टीज भी डिस्कस करनी है और हमें मैग्नेट के बारे में भी डिस्कस करना है। तो चैप्टर की स्टार्टिंग करते हैं। सबसे पहले जो हमें डिस्कस करना होता है वो करना होता है बार मैग्नेट। मैंने बताया बार मैग्नेट एक एक्चुअल मैग्नेट है हमारा, ठीक है। तो बार मैग्नेट मतलब आपको ऑलरेडी पता है कि बार मैग्नेट एक स्ट्रेट रॉड की तरह रहेगा और उस पे 2 पोल्स हैं, ठीक है। सो लेट्स से मैं इसे नॉर्थ पोल बोल रहा हूँ और इसे साउथ पोल बोल रहा हूँ। तो सबसे पहला टर्म जो बार मैग्नेट से रिलेटेड होता है दैट इज इट्स पोल स्ट्रेंथ, ठीक है। सो सबसे पहला टर्म है पोल स्ट्रेंथ। पोल स्ट्रेंथ क्या चीज होती है? पोल स्ट्रेंथ, ओके, पोल स्ट्रेंथ की बात करें अगर, तो पोल स्ट्रेंथ मतलब ये है कि इसका ये नॉर्थ पोल और साउथ पोल है, इनका पावर कितना है, मतलब इनका मैग्नेटिक पावर कितना है, इस चीज को हम पोल स्ट्रेंथ से रिप्रेजेंट करते हैं। तो डिफरेंट बुक में पोल स्ट्रेंथ को डिफरेंट लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं, हम पोल स्ट्रेंथ को स्मॉल एम से रिप्रेजेंट करेंगे। तो आप लोग ध्यान दें, पोल स्ट्रेंथ को हम स्मॉल एम से रिप्रेजेंट करने वाले हैं। तो आपको याद है चार्जेस की बात करें तो एक प्लस क्यू और एक माइनस क्यू, 2 चार्जेस से हमने डिस्कस किया हुआ था डाइपोल के बारे में, और बताया था कि डाइपोल की डायरेक्शन कहाँ से कहाँ होती है, माइनस से प्लस की तरफ, डाइपोल मोमेंट। डन। तो सिमिलर फीलिंग यहाँ पर भी होती है, ये जो पॉजिटिव होता है सो नॉर्थ पोल बेसिकली हमें पॉजिटिव वाली फीलिंग देता है, तो हम बोल सकते हैं कि इसकी पोल स्ट्रेंथ होती है पॉजिटिव, और जो साउथ एंड है उसकी पोल स्ट्रेंथ हम बोल देते हैं कि कुछ नेगेटिव टाइप की होती है, ठीक है। ये हुआ पोल स्ट्रेंथ। इसके यूनिट की बात करें, यूनिट क्या होता है इसका, तो इसका यूनिट होता है हमारा एम्पियर इंटू मीटर, एम्पियर इंटू मीटर। अब आप सोचेंगे ये यूनिट आया कहाँ से एम्पियर इंटू मीटर, तो जस्ट इसके बाद वाले सेशन से पता चल जाएगा कि एम्पियर इंटू मीटर कहाँ से आया, तो मैं भी नेक्स्ट जो बताऊंगा उसमें डिस्कस करेंगे इसका यूनिट एम्पियर इंटू मीटर आता कहाँ से। अच्छा, अब बात करते हैं पोल स्ट्रेंथ की कुछ प्रॉपर्टीज हैं, वो क्या हैं देखें। पोल स्ट्रेंथ मतलब ये होता है कि यार उस पोल का मतलब सेक्शन कितना है, क्रॉस सेक्शन एरिया कितना ज़्यादा है, पोल स्ट्रेंथ मतलब ये चीज़ बताती है। तो अगर मैं एक बार है, एक बार मैग्नेट है, दोनों ही केसेस में एक बार मैग्नेट हमने लिया हुआ है, और यहाँ पर इसके कुछ पीसेस कर दिए हैं, मतलब इसको 3 पीसेस में लेट से कट कर दिया है, ठीक। जबकि इस वाले केस में बार मैग्नेट को हॉरिजॉन्टली कट किया हुआ है। सिनेरियो समझ आया? यहाँ पर हमने बीच में से 3 पीसेस में कट किया और यहाँ पर हमने हॉरिजॉन्टली कट किया। तो ये जो पोल स्ट्रेंथ होती है ये डिपेंड करती है एक्चुअली आपके इस एरिया पे, क्योंकि फील्ड जो भी आनी है वो इस एरिया पे आनी है ना। सो पोल स्ट्रेंथ एग्जैक्टली डिपेंड करती है कि ये एरिया कितना है। तो क्या इस केस में ये एरिया चेंज हुआ क्या? नहीं। नहीं चेंज हुआ। तो इसका मतलब ये है कि पोल स्ट्रेंथ जो है वो डिपेंड करती है नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कितनी इंटर कर रही हैं,
मतलब कि वो एरिया कितना है, क्रॉस सेक्शन एरिया कितना है। तो अगर मैं बात करूँ एरिया यहाँ पर सेम है और मैंने इसे कुछ इसे नॉर्थ दिया है नेम और इसे साउथ दिया है, तो इसका मतलब ये तो साउथ रहेगा ही रहेगा, ये नॉर्थ रहेगा ही रहेगा, बट बीच में भी पोल्स डेवलप हो जाएंगे, मतलब ये बन जाएगा नॉर्थ। अब बिकॉज ये नॉर्थ बना तो इंड्यूस होके इसे क्या कर देगा साउथ, ये साउथ बना तो ये नॉर्थ बन जाएगा और ये नॉर्थ बना तो फिर से ये इंड्यूस होके साउथ बन जाएगा। इसका मतलब ये है कि पोल स्ट्रेंथ पे कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला है। अगर ये प्लस एम था तो ये माइनस बन जाएगा, ये प्लस एम हो जाएगा, ये माइनस एम हो जाएगा, ये प्लस एम हो जाएगा और ये वापस से माइनस एम। मतलब पोल स्ट्रेंथ चेंज नहीं होगी क्योंकि वो किस पे डिपेंड करती है, एरिया पर डिपेंड करती है, मतलब नंबर ऑफ फील्ड लाइंस पे डिपेंड करती है। बट अगर मैंने ऐसे कट किया तो आप देखो एरिया हाफ हो गया, आप देख रहे हैं एरिया हाफ हो गया है, तो इसका मतलब इसकी जो पोल स्ट्रेंथ बचेगी इसकी बनेगी प्लस एम बाई टू, सॉरी मैंने उल्टा रख दिया है, साउथ इस तरफ है मतलब साउथ को नेगेटिव रखते हैं ना, डन। अच्छा, तो इसका मतलब ये एम बाई टू बचेगा और ये भी एम बाई टू बचेगा। अभी सबको समझ आया पोल स्ट्रेंथ कैसे काम कर रहा है? कोई डाउट पोल स्ट्रेंथ में किसी को? ओके, अब मैं बता रहा हूँ ये यूनिट कहाँ से आया, ये आपको डिस्कस करते हैं। क्या? पोल स्ट्रेंथ के बाद नेक्स्ट पॉइंट होता है कि यार ये बताओ, अगर आप एक मैग्नेट को ऐसे छोटा कर दोगे, देखो कोई भी डिफरेंस नहीं पड़ा, बट ये तो गलत बात है ना, आपने मैग्नेट को इतना छोटा कर दिया, कुछ तो चेंज हुआ होगा। तो पोल स्ट्रेंथ बेसिकली नंबर ऑफ फील्ड लाइंस है, वो चेंज नहीं हुआ, बट क्या चेंज हो गई, इसकी एक मैग्नेटिक पावर चेंज हो गई जिसको हम बोलते हैं डाइपोल स्ट्रेंथ। तो ये था पोल स्ट्रेंथ और इसको बोलते हैं क्या, डाइपोल स्ट्रेंथ। डाइपोल स्ट्रेंथ का एग्जैक्टली मीनिंग वही है, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट अभी रिसेंटली पढ़ा हुआ है, कोई फॉर्मूला याद दिलाओ मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट का। NAI ओके, तो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट का था NAI और सिंबल क्या था? M, कैपिटल M। कैपिटल एम। ठीक है, कुछ बुक्स में कैपिटल P यूज करता है तो आप टेंशन नहीं लोगे, ठीक है। मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है, आई गेस डीसी पढ़ने में P यूज करता है, बट P हमने कहाँ पे ऑलरेडी यूज कर रखा है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में, तो इसलिए P यूज नहीं कर रहे हैं हम, M ही यूज करेंगे। तो डाइपोल स्ट्रेंथ का फॉर्मूला क्या था, NI है। बट यहाँ पर हम पढ़ेंगे कि डाइपोल स्ट्रेंथ जो है उसको हम इस तरीके से भी डिफाइन करते हैं। याद है मैग्नेट इलेक्ट्रोस्टैटिक डाइपोल स्ट्रेंथ क्या थी, P इज इक्वल टू क्यू इन D, एल, बीच की जो डिस्टेंस थी, ये था इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, क्यू की जगह क्या काम कर रहा है, एम। M, ठीक है, एम इंटू वो जो है एल, यहाँ पे 2L था, बीच की लेंथ ही है वो, ऐसा कुछ नहीं है, तो यहाँ पे वो बीच की लेंथ क्या है, एल बन जाती है। तो इस तरीके से हम डाइपोल मोमेंट निकाल सकते हैं। बट एक चीज देखेंगे कि ये जो एल है, ये एल थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है। ये एल होती है एक्चुअली इफेक्टिव लेंथ, और एल से टोटल मतलब पोल्स की बीच की, मतलब इट इज एक्चुअली डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ पोल्स, सेंटर ऑफ पोल्स। मैं क्यों ये लिख रहा हूं, इसको इतना फोर्सफुली क्यों बोल रहा हूं, बिकॉज इट इज नॉट द ज्योमेट्रिकल लेंथ। ज्योमेट्रिकल लेंथ मतलब जो दिखती है वो एग्जैक्ट लेंथ नहीं है, ये थोड़ी सी डिफरेंट है। मतलब क्या है, बना लेते हैं, सपोज एक बार मैग्नेट है, तो ये जो लेंथ है इसको बोलते हैं ज्योमेट्रिकल लेंथ।
समझ आया, ये इसकी ज्योमेट्रिकल है। बट अगर मैं इसके पोल्स की इंटेंसिटी देखूंगा तो बहुत फील आएगा कि पोल तो कुछ यहाँ पर सराउंडेड होगा ना, तो ये लेंथ बन जाती है उसकी स्मॉल एल। पॉइंट समझ आया सबको? डिफरेंस समझ आया कि एल और स्मॉल एल क्या है? हाँ सर। हाँ अच्छा, और यहाँ पर एक रिलेशन दे देते हैं हम आपको। यूजुअली फॉर बायर मैग्नेट जो स्मॉल एल होता है वो होता है 5/6 टाइम्स ऑफ कैपिटल एल। कोई डाउट किसी को? नो सर। अप्रॉक्सीमेटली अगर बोले ये वैल्यू कितनी हो जाएगी? अप्रॉक्सीमेटली 0.83। क्लियर? समझ आया सबको? तो ये हाँ। अप्रॉक्सीमेटेड है, कोई टेंशन नहीं लेना है। बट कई बार पूछ लिया जाता है, और स्पेशली नीट स्टूडेंट्स, स्पेशली नीट वाले स्टूडेंट थोड़ा केयरफुल रहेंगे, ये चीज़ पूछ ली जाती है। नॉलेज फैक्ट में आती है कि जो सेंटर टू सेंटर पोल लेंथ है वो ज्योमेट्रिकल लेंथ की कितनी होती है। सो इट इज 5/6 टाइम्स। डन? अच्छा, अब यूनिट के बारे में बात आते हैं। तो एम का यूनिट क्या होता है? एम का यूनिट अरे याद है ना, एम इज इक्वल टू एन आई ए। मतलब इसका यूनिट क्या होता है? मीटर स्क्वायर। एम्पियर इंटू मीटर मीटर स्क्वायर। स्क्वायर। तो इसका मतलब अगर मैं इसे m इज इक्वल टू सॉरी m इज इक्वल टू स्मॉल m इंटू एल लिखूंगा तो स्मॉल m का यूनिट क्या हो जाएगा? एम्पियर मीटर। एम्पियर मीटर। एम्पियर मीटर। तो यहाँ से क्लियर हो जाएगा दैट स्मॉल m इज कैपिटल M डिवाइडेड बाय लेंथ। सो इसका यूनिट क्या आ जाएगा? एम्पियर मीटर। तो इसलिए मैंने बताया था कि नेक्स्ट में डिस्कस करने वाला हूँ कि यूनिट क्या आने वाला है। ठीक है, तो ये चीज़ भी थोड़ा माइंड में आप लोग को याद रखना है। चले, तो ये दो चीज़ें समझ में आई। क्या क्या? बार मैग्नेट का पोल स्ट्रेंथ समझ में आया सबको? हाँ सर। और डाइपोल स्ट्रेंथ, मेन तो ये है यार, मेन डाइपोल स्ट्रेंथ है। डाइपोल ही ज़्यादा पूछा जाता है, मैग्नेटिक डाइपोल। क्लियर? अच्छा, अब कुछ एग्जांपल वाइज देख लेते हैं डाइपोल स्ट्रेंथ की। जैसे आपने 2-3 और मैग्नेट देखे होंगे। यू शेप मैग्नेट, एक हॉर्स शू मैग्नेट देखा होगा। क्लियर? तो अगर मैं बात करूं कि ये अपना नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है, ये अपना नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है, और इसकी कुछ लेंथ है, ये एल है। ठीक है, तो बताओ एम की वैल्यू क्या लिखेंगे? एम की वैल्यू स्मॉल एम इंटू एल होगी क्या? नहीं, ये जो एल है एग्जैक्टली सेंटर टू सेंटर इफेक्टिव लेंथ है। समझ आया? तो ये एल इफेक्टिव है एग्जैक्टली। तो आपको थोड़ा सा केयरफुल रहना है कि एग्जैक्टली क्या चीज़ यूज करनी है। सो एग्जैक्ट अगर मैं देखूँ तो एम का क्या आएगा? एम इज इक्वल टू आएगा स्मॉल एम पोल लेंथ इंटू एल इफेक्टिव लेंथ जो उनके बीच में है। किसी को डाउट? समझ आया ये चीज़ कि कौन सी लेंथ यूज करनी होती है मैग्नेटिक मोमेंट निकालने में? अच्छा, अब ये याद है चार्ज वाले केसेस में मैंने बताया था डिफरेंट डिफरेंट। सपोज एक मैग्नेट ऐसे रखा हुआ है और एक मैग्नेट ऐसे रखा हुआ है, तो डाइपोल स्ट्रेंथ समझ गए क्या हो जाएगी? समझ आया सबको?
हाँ ओके। अच्छा, डाइपोल स्ट्रेंथ की डायरेक्शन क्या होगी? डायरेक्शन तो हमने दिखाई नहीं कहीं। डायरेक्शन क्या होगी डाइपोल स्ट्रेंथ की, बताएं। साउथ टू नॉर्थ। टू नॉर्थ। या तो जैसे होता था प्लस से माइनस होती है इलेक्ट्रिक फील्ड, तो डाइपोल माइनस से प्लस की तरफ होता है। माइनस मतलब साउथ एंड, नॉर्थ मतलब प्लस एंड। सो इट्स डायरेक्शन और डायरेक्शन ऑफ एम फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ पोल, ये उसकी डायरेक्शन हो जाएगी, एम की डायरेक्शन। और मुझे लगता है वो वेक्टर वाला पार्ट आप सबको समझ में आ गया है, तो वेक्टर वाला लिखाने की जरूरत है क्या? नहीं। ठीक है, तो मैं मान के चल रहा हूँ कि यार इसमें कोई किसी को उतना ज्यादा कुछ डाउट और टेंशन नहीं है। ठीक है ना? हाँ सर। ओके, गुड। तो अभी यार ये देख लेते हैं, वेक्टर वाला मैं टेंशन नहीं ले रहा हूँ क्योंकि मैंने इलेक्ट्रोस्टैटिक में बार बार आपको समझाया हुआ है कि दो तीन मैग्नेट इधर उधर रखे हुए हैं, तो फिर उन पे कैसे आपको सॉल्व करना है। अब बात करते हैं, डाइपोल पढ़ लिया, डाइपोल मोमेंट पढ़ लिया, अब पढ़ेंगे मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल। सो मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल। मैग्नेटिक फील्ड ऑफ बार मैग्नेट। ओके, सो मैग्नेटिक फील्ड ऑफ बार मैग्नेट बिल्कुल वैसा है जैसे हमने डाइपोल के लिए डिस्कस किया हुआ था। तो मैं अभी एक ही फिगर में सारी चीजें लिख दूंगा, बेटर रहेगा। सपोज ये एक बार मैग्नेट है, तो ये अपना हो गया लेट्स से नॉर्थ पोल, ये साउथ पोल, तो इसकी एक होगी क्या, एम। इसका होगा एक अपना एम। एम की डायरेक्शन किधर होगी, इस तरफ। डन। तो ये डायरेक्शन किसकी है, एम वेक्टर की। अच्छा, एम वेक्टर पता है। अब हमें दो तीन जगह पे मैग्नेटिक फील्ड आपको निकालनी है। कौन कौन सी जगह पर? एक्सियल और एक्सियल और इक्वेटोरियल। सो ये पोजीशन बन जाती है हमारी क्या, एक्सियल, और ये बन जाती है क्या, इक्वेटोरियल। किसी को कोई डाउट है एक्सियल और इक्वेटोरियल पे? चले, एक्सियल और इक्वेटोरियल पोजीशन पे अब हमें डिफरेंट डिफरेंट केसेस देखने हैं। तो अगर एक्सियल पे मैं आर डिस्टेंस पे आपसे पूछूं कि मैग्नेटिक फील्ड कितनी हो जाएगी, लेट्स से यहाँ वाले पॉइंट पे पूछ रहे हैं मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला। तो यार अब मैं मान के चल रहा हूँ कि आपको पता है कि ये डिस्टेंस लेट्स से आर है। तो बी का फॉर्मूला देखे क्या होगा यार, आई गेस याद होगा सबको। याद है एक्सियल पे क्या होता था बी का फॉर्मूला? किसी को याद है ई का फॉर्मूला? ई का फॉर्मूला क्या होता था डाइपोल के लिए, 2kp बाई आर क्यूब। याद है? सर थोड़ा सा। बिल्कुल याद है, पक्का? ओके, तो यहाँ पर इसका मतलब क्या हो जाने वाला है, ये मैं कंपैरिजन भी लिखूँ या जस्ट बी काफ़ी है, डायरेक्टली लिख रहा हूँ। ये हो जाएगा 2km बाई आर क्यूब। डन। किसी को कोई डाउट इसमें, इस फॉर्मूले में? मैं ये सारे फॉर्मूले अब लिखूं क्या कि ई एक्सियल पे क्या था, इक्वेटोरियल पे क्या था? चल इक्वेटोरियल पे बताएं क्या थी, KP बाय RQ। केपी एम बाई आर क्यूब। तो अगर ये डिस्टेंस आर है तो यहाँ पर फॉर्मूला आता है केपी बाई आर क्यूब। सो बी का जो फॉर्मूला है दैट इज केपी बाई आर क्यूब। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, के पी की जगह एम बाई आर क्यूब। अब डायरेक्शन बताओ, यहाँ पर डायरेक्शन कैसी रहती थी इलेक्ट्रिक फील्ड की?
along in the direction of m, याद है? हाँ ठीक है, तो यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड आने वाली है उसकी भी डायरेक्शन क्या होगी? ये डायरेक्शन किसकी है? बी की। और यहाँ पर क्या आती है डायरेक्शन? जस्ट अपोजिट। कोई डाउट किसी को? नहीं पक्का ओके है ना सबको? ओके, चलें अब किसी जनरल पॉइंट पे बात कर लेते हैं। लेट्स से इस पॉइंट पे, तो हमें सबसे पहले क्या पता होना चाहिए कि लेट्स से ये पॉइंट किस एंगल पे? थीटा एंगल पे है। तो किसी को याद है फॉर्मूला? बताएगा कोई ई का फॉर्मूला? KP bar cube into 1 plus cos theta. 1 प्लस कॉस थीटा। अंडर रूट 1 प्लस cos स्क्वायर थीटा। और क्लियर बताओ यार, अभी भी परफेक्ट नहीं बताया किसी ने। अंडर रूट में 1 प्लस 3 cos स्क्वायर थीटा। हाँ, अंडर रूट में 1 प्लस 3 कॉस स्क्वायर थीटा। गुड। सो ये हो जाएगा के, पी की जगह आएगा एम अपॉन आर क्यूब, अंडर रूट के अंदर आता है 1 प्लस 3 कॉस स्क्वायर थीटा। अब जिसे नहीं याद है यार उसका कुछ नहीं कर सकते, याद है तो बहुत ही अच्छी बात है। अब बात आती है डायरेक्शन की, तो क्या डायरेक्शन ऐसी ही रहती है क्या? नहीं, इससे थोड़ी सी और अलग रहती है। तो ये एंगल कुछ आ जाता है अल्फा एक्स्ट्रा। फिर बेसिक वाली तो रहेगी, ये थीटा तो रहेगा ही। तो कुछ याद आ रहा है क्या अल्फा और थीटा में क्या रिलेशन आता है? tan alpha is equal to theta by tan theta by 2. वेरी गुड। तो जो यहाँ से एक रिलेशन आता है कि tan अल्फा में एक रिलेशन आता है कि ये tan थीटा बाई 2 होता है। तो इस तरीके से मैंने एक फिगर में ही तीनों चीजें, तीनों विद प्रॉपर डायरेक्शन बता दी है। तो कोई डाउट आ रहा है क्या किसी को इसमें कुछ? ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके थे, इसलिए मैंने बहुत डिटेल पे नहीं बताया, मैंने डायरेक्टली बता दिए। एक बार देखो किसी को कुछ डाउट है तो बताओ, पूछो। सबको ओके है? हाँ हम्म, ओके। सो मैग्नेटिक फील्ड ऑफ बार मैग्नेट हो गया। अगर कुछ भी डाउट हो रहा है तो इलेक्ट्रोस्टैटिक में डाइपोल वाला सेक्शन रीड कर लो, सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। फिर हम बात किया करते थे कि अगर मैग्नेट को किसी फील्ड में रख दिया तो क्या होगा। तो नेक्स्ट हम डिस्कस करते थे मैग्नेट इन एनी यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। याद है, अगर हम किसी मैग्नेट को हमने यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रख दिया तो क्या सिचुएशन होगी? मैग्नेट मतलब एक टाइप का हो गया डाइपोल। सो बेसिकली लेट्स से ये यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है। ये भी है और इसमें हमने एक मैग्नेट रख दिया। तो क्या सिचुएशन होगी? सबसे पहले मैग्नेट के पोल्स डिफाइन होने चाहिए। तो लेट्स से ये नॉर्थ पोल है और ये साउथ पोल है। तो अगर बेटा नॉर्थ साउथ ये है तो इसका डाइपोल मोमेंट किस तरफ होगा? अरे सबको समझ आया, डाइपोल मोमेंट इस तरफ होगा। हाँ सर। ये हो गया डाइपोल मोमेंट। हमें बी पता है और डाइपोल मोमेंट पता है, तो ये पता चल जाएगा कि दोनों के बीच में एंगल कितना है। हाँ थीटा इज एंगल बिटवीन बी एंड एम। डाइपोल मोमेंट एंड एम के बीच का एंगल है।
मतलब किस एंगल पे वो रखा हुआ है उसी पे ही डिपेंड करेगा। तो क्या क्या चीजें हम डिस्कस करते थे? पहला नंबर नेट फोर्स, बताएं नेट फोर्स। 0. नेट Zero. फोर्स क्या आता था? 0। क्यों? क्योंकि प्लस वाले पे भी उतना ही फोर्स लगता है, माइनस वाले पे भी फोर्स लगता है, दोनों क्या हो जाता है? 0। सो एफ नेट क्या आता है? 0। नंबर 2, नेट फोर्स के बाद हम देखते हैं नेट टॉर्क। टॉर्क बताए कितना लगेगा? टाउ का फॉर्मूला, MB टाउ का फॉर्मूला होता था m क्रॉस B M cross B. MB sin theta. तो टाउ का फॉर्मूला आ जाएगा एम बी साइन थीटा। किसी को कोई डाउट? No sir. और m क्या है? याद है लूप के केस में m था है ना ये, और यहाँ पर m क्या है? M into L. स्मॉल m इंटू एल। समझ आया यार पक्का सबको? हाँ सर. गुड। थर्ड पार्ट, थर्ड पार्ट क्या था? Potential energy. ओके, पोटेंशियल एनर्जी। Minus MB cos theta. गुड। सो u इज इक्वल टू क्या था? माइनस एम बी कॉस थीटा। देन या फिर अगर वेक्टर में लिखना चाहो तो लिख सकते हो u इज इक्वल टू माइनस एम वेक्टर डॉट B बी vector. वेक्टर। तो मुझे लगता है ये सारी चीज़ें क्लियर है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। अच्छा, किसी को एक बात याद है कि डाइपोल को अगर छोड़ दिया हमने तो वो एसएचएम करने लगता था? हाँ सर. अगर हमने इस थीटा एंगल पर छोड़ दिया तो वो एसएचएम करने लगता था। सो फॉर स्मॉल एंगल डिस्प्लेस्ड, और स्मॉल एंगल डिस्प्लेस्ड मतलब वो थीटा क्या है? अगर स्मॉल है तो क्या सिचुएशन हो जाती है? इट परफॉर्म्स एसएचएम। एसएचएम किसी को याद है टाइम पीरियड का क्या फॉर्मूला आता है एसएचएम में? वहां पर 2 pi root I by P. आई बाय पीई। वेरी गुड, वेरी गुड। सच में बहुत ही अच्छी बात है कि आपको याद है, बहुत ही अच्छी बात है। तो यहाँ पे क्या बदल जाने वाला है? पीई, पीई की जगह क्या आ जाएगा? MB. एम बी। कोई डाउट क्या किसी को? नहीं सर. अच्छा, वेयर आई क्या है? Moment of inertia. मोमेंट ऑफ इनर्शिया। अब यहाँ पर तो बार मैग्नेट है, तो बार मैग्नेट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या कैसे लिखेंगे? Rod जैसा. जैसा. रॉड किसके अबाउट घूमेगी? रॉड X सेंटर ऑफ मास के अबाउट। तो क्या हो जाएगा? ml square by 2. एम एल स्क्वायर बाई 12। यहाँ पे ये जो एम है इसका मतलब क्या है? मास। ठीक है, और ये जो एल है वो फुल ज्योमेट्रिकल लेंथ है। डन। हाँ. ओके, तो मुझे लगता है कि यूनिफॉर्म फील्ड में जो भी क्वेश्चन बनेंगे मैग्नेट इन अ यूनिफॉर्म फील्ड वो आप लोग कर लोगे, उसमें कोई डाउट नहीं होगा। पक्का ना? 3 चीजें हैं और एक एक्स्ट्रा चीज है, एसएचएम भी कर सकता है, टाइम पीरियड भी निकाल सकता है। ठीक है, चले। अभी अगर हम नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में हो तो याद है मैंने नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड का भी बताया था। डन। मैग्नेट इन अ नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। तो नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड का बेस्ट एग्जांपल था कि हमने एक चार्ज ले लिया था, याद है? और चार्ज की वजह से मैग्नेटिक फील्ड कैसी थी? नॉन यूनिफॉर्म थी।
याद आ रहा है सबको? हाँ ओके, तो इसका मतलब ये है कि इस मैग्नेट को अगर मैंने किसी दूसरे मैग्नेट के पास रख दिया तो वो फील्ड क्या हो जाएगी? नॉन यूनिफॉर्म हो जाएगी। मतलब कि अभी फोर्सेस वगैरह सेम नहीं लगेंगे। तो नंबर 1, नेट फोर्स 0 होगा क्या? नहीं। ओके, सो अगर मैं नेट फोर्स की बात करूं तो अच्छा, ऐसा जरूरी है क्या कि कभी भी 0 ना हो? नहीं। हो सकता है 0। याद है ना, बताया था ऐसे चार्ज करके कि ये लाइंस हैं, अगर वो कुछ ऐसे रख दिया गया तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड डिफरेंट है, यहाँ पे डिफरेंट है, तो ऑफ कोर्स आंसर डिफरेंट आएगा। लेकिन कुछ ऐसा रखा कि यहाँ पे भी इलेक्ट्रिक फील्ड वही है, यहाँ पर भी वही है, तो फिर 0 आ जाएगा। 0 आ जाएगा। तो जो नेट फोर्स है, सो एफ नेट, वो मे और मे नॉट बी 0 है। ठीक है। यस सर। सेकंड क्या चीज थी? टॉर्क। टॉर्क बताएं। टॉर्क क्या हो जाएगा? ये भी मे और मे नॉट बी 0। अच्छा, कब 0 होगा ये? टॉर्क कब 0 होगा? ओके, मतलब एक ही मतलब उनका एंगल अगर साइन थीटा 0 होने पर। हाँ, साइन थीटा 0 मतलब किसके अलोंग रखना चाहिए? मैग्नेटिक फील्ड के अलोंग। along तो साइन थीटा क्या होना चाहिए? शुड बी 0। सो व्हेन केप्ट अलोंग मैग्नेटिक फील्ड। समझ आया क्या? टॉर्क कब 0 होगा? डन। और एक थर्ड इंपॉर्टेंट चीज बताया था मैंने कि दोनों साथ में कभी 0 हो सकते हैं क्या? नहीं। क्लियर? बोथ torque and force can never be 0 simultaneously. कोई डाउट किसी को? तो ये पूरी चीजें ऑलरेडी हम एक बार डिस्कस कर चुके हैं। मैग्नेट इन नॉन यूनिफॉर्म फील्ड रखा हुआ, चीजें कैलकुलेट नहीं करते हैं, कॉम्प्लिकेटेड होती हैं, बट इस तरीके से हम याद रख सकते हैं। अच्छा, एक और चीज थी, फोर्सेस बिटवीन मैग्नेट्स, ये भी हमने डिस्कस किया हुआ था, अगर किसी को याद हो। फोर्सेस बिटवीन मैग्नेट्स, इस पे 2 डिफरेंट केसेस हमने डिस्कस किए थे। चार्ज को अगर हम कैसे कैसे रख दे तो क्या क्या सिनेरियो होगा। वैसे ही मैग्नेट होता है, जब हम मैग्नेट को सिंपली ऐसे रख देते हैं स्ट्रेट, तो अलग फॉर्मूला होता है, और अगर जब परपेंडिकुलर ऐसे रख देते हैं तो अलग फॉर्मूला होता है। तो ये बेसिकली हमने बहुत सारे बार मैग्नेट बना लिए हैं यहाँ पर, और दोनों में भी ये फर्क है। ये नॉर्थ है, ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ये साउथ है, ये साउथ है, ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ये नॉर्थ है। तो बताओ, पहले केस में, इस केस में अट्रैक्ट करेंगे, रेपेल करेंगे? रिपल। रिपेल। रेपेल करेंगे। दिख रहा है, साफ साफ दिख रहा है कि क्या करेंगे? रेपेल करेंगे। अच्छा, सेकंड केस में क्या करेंगे? अट्रैक्ट। अट्रैक्ट करेंगे। अच्छा, अब इस केस में सोचना है, अगर मैंने पैरेलली सेम रख दिया और हमने पैरेलली उल्टा रख दिया तो क्या सिचुएशन होगी? इस केस में क्या होगा? फर्स्ट में
रिपेल। नॉर्थ नॉर्थ सेम है ना, मतलब क्या करने वाले ये दोनों रिपेल करेंगे, और जबकि इस केस में नॉर्थ और साउथ है तो Correct. अट्रैक्ट attract करें। करेंगे। ये तो था कि अट्रैक्शन हो गया रिपल्सन, और फॉर्मूला भी हमें याद होना चाहिए था। किसी को याद है क्या फॉर्मूला, बताएं, अगर ऐसे सीधे रखे हुए हैं तो कितना आता है आंसर, किसी को याद है? अब कुछ याद आ रहा है? अभी कुछ याद आ रहा है किसी को? हाँ 6 सर। P1P2/R4। Yes, sir. तो चीज़ें याद रखो, बेटर रहेगा, काफ़ी अच्छा रहेगा। तो इस तरीके से इन पूरे सिनेरियो में ये जो के है, पता है ना इस चैप्टर में के का मतलब क्या है? के का मतलब है वेयर, के का मीनिंग है म्यू नॉट बाई 4 4 पाई, और इसकी वैल्यू होती है 10⁻⁻7। 7। ये थोड़ा सा दिमाग में रखना है कि एग्जैक्टली हम डिस्कस क्या कर रहे हैं, यहाँ पे के का मीनिंग क्या है। 1/4 पाई नहीं है के का मतलब, मैग्नेटिज्म पढ़ रहे हैं तो मैग्नेटिज्म के अकॉर्डिंग है वहाँ पर। तो बताओ यहाँ तक किसी को कोई डाउट? तो मैं अभी मैग्नेट स्क्रॉल करता हूँ 2 मिनट, आप सब लोग देखते जाएंगे, याद कर लेंगे, डाइपोल जैसा ही है पूरा, जो भी सिनेरियो याद कर लेना, कुछ नहीं समझ में आए तो बताना है। सो डाइपोल का ये डिस्कशन पढ़ने के बाद हम नेक्स्ट जो पढ़ेंगे वो होगा प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड्स। जैसे हमने प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ी थी ना, कि ये प्लस से जाती है माइनस से जाती है, क्या क्या होता है, वैसे ही हम यहाँ पर पढ़ेंगे। उससे पहले मैं थोड़ा सा रिकॉल करा देता हूँ सारी चीज़ें, कि देखें यार कुछ अगर कोई चीज़ नहीं समझ में आई तो पूछ ले तुरंत। एक चीज़ और, अगर किसी को भी कुछ भी डाउट आ रहा है इसमें, तो पहली बात तो यार पूछ लो, फर्स्ट थिंग इसकी पूछ लो, कुछ भी डाउट है। अगर पूछना नहीं है तो नोट्स में देख लो आप प्रीवियसली, जहाँ पे हमने डाइपोल पढ़ाया हुआ है, इलेक्ट्रिक डाइपोल, वहीं पे हमने ये सारी सिमिलर चीज़ें डिस्कस की हैं। यहाँ पे मैं कोई भी क्वेश्चन स्ट्रेट नहीं करवाऊंगा आपको, क्योंकि डाइपोल ऑलरेडी हो चुका है, सिर्फ वैल्यूज पुट करनी है आपको।
ओके, तो यार बार मैग्नेट का सबको डिस्कशन समझ आया ना? हाँ सर। ओके गुड। हाँ सर। तो अब डिस्कस कर लेते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ये अलग से पूछी जाती हैं काफ़ी, तो हम इन्हें डिस्कस कर लेते हैं और इलेक्ट्रिक फील्ड से रिलेट करते हुए पढ़ेंगे। तो नंबर 1, इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ से स्टार्ट होती है? प्लस से। और कहाँ एंड होती है? माइनस पे। तो ये कंफर्म है कि इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस से स्टार्ट होती है और माइनस पे एंड होती है। बट मैग्नेट के साथ एक प्रॉब्लम है कि मैग्नेट में आप देखोगे नॉर्थ से अगर स्टार्ट हुई है तो एंड होके साउथ पे आएगी और वापस नॉर्थ पे जाएगी। तो बेसिकली क्लोज लूप बनाने वाली है, कभी एंड नहीं होने वाला है। तो इस तरीके से हम इस चीज़ को समझेंगे कि जो मैग्नेट है उसकी जो मैग्नेटिक फील्ड है वो कहीं से स्टार्ट और कहीं से एंड नहीं होती। समझ आया? तो फर्स्ट पॉइंट है unlike the electric field, it doesn't have fixed start or end. And it forms closed loop. तो ये मैग्नेटिक फील्ड की एक प्रॉपर्टी है कि कोई स्टार्ट पॉइंट फिक्स नहीं है, बस एक क्लोज लूप के फॉर्मेट में है। बट अगर हम बात करें तो पार्शियली वी कैन से कि स्टार्ट होता है नॉर्थ से और एंड होता है साउथ साइड से। सो पार्शियली इट स्टार्ट्स फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ outside the magnet. मतलब मैग्नेट के आउटसाइड ऐसा होता है, लेकिन इनसाइड द मैग्नेट इनसाइड कैसे रहता है? कहाँ से कहाँ तक? साउथ टू नॉर्थ। या सो इनसाइड द मैग्नेट इट इज साउथ टू नॉर्थ। तो फिक्स्ड नहीं है, बस एक assumption बनाया, क्लोज लूप है, तो वो हमने जज किया है कि किस टाइप का हो सकता है। देन नंबर 2, बहुत ही सिंपल, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसे लिखते हैं? डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड is tangential at field lines. मतलब क्या इस लाइन का? सपोज फील्ड लाइंस कुछ ऐसे हैं, ये क्या है? फील्ड लाइन मैग्नेटिक फील्ड का। तो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड कैसे होगी? इस तरफ। यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड होगी इस तरफ, यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड होगी इस तरफ। समझ आया यार सबको? जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं कोई भी, हाँ। उसका टेंजेंशियल जो होगा वो एग्जैक्टली बी की डायरेक्शन देगा। यार जो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन है वो ये है। सेम एक सिमिलरिटी भी है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कभी भी कट नहीं करती, याद है ना? अदरवाइज दो डायरेक्शन हो जाएंगी। तो यार यहाँ पर भी तो दो डायरेक्शन नहीं हो सकती। तो ये सिमिलरिटी है, लाइक इलेक्ट्रिक फील्ड
like electric field lines, these also never intersect. ये सारी प्रॉपर्टीज ऑलरेडी आप लोग को पता है, मुझे लगता है इतना कुछ कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। जैसे वहां पर था, नंबर ऑफ फील्ड लाइंस किस चीज को बताती थी? चार्ज को बताती थी। नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस किस चीज को बताती थी? कि वहां पर चार्ज कितना है। तो नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या बताएंगी? बताएं नंबर ऑफ फील्ड कितना है? M. पोल स्ट्रेंथ के बारे में, स्मॉल एम के बारे में। Yes. तो नंबर ऑफ फील्ड लाइंस so number of field lines are directly proportional to किस चीज के? मैग्नेटिक जो है वो पोल स्ट्रेंथ के, पोल स्ट्रेंथ। अच्छा, तो आप बताइएगा, अगर एक मैग्नेट है, ठीक है, तो उस पर कितनी सारी फील्ड लाइंस एंटर कर रही हैं, ये बताएंगे हमें किस चीज को? कि उसका पोल स्ट्रेंथ कितना ज्यादा है। एक इंपॉर्टेंट वाली ये होता, मैग्नेट इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड लाइंस कैसी होती थी? कंजर्वेटिव और नॉट? हाँ। कंजर्वेटिव होती थी। अब ये चीज यहाँ पर थोड़ी सी गड़बड़ होती है। अनलाइक द इलेक्ट्रिक फील्ड, unlike the electric field, magnetic field lines are non-conservative. डन। नॉन कंजर्वेटिव क्यों? क्योंकि क्लोज लूप फॉर्म करते हैं, रिटर्न आने में सेम टाइप ऑफ एनर्जी नहीं मिलती है, इसलिए पॉसिबल है। ओके, अच्छा, ये बताओ एक और इम्पोर्टेंट चीज, आपको ये याद है कि अगर हमने कुछ पोल्स कुछ चार्जेस ले लिए हैं, तो उसको अगर हम क्लोज करेंगे तो वहां से फ्लक्स निकलेगा। याद है ये फ्लक्स वर्ड? सपोज एक प्लस चार्ज है और इसे हमने क्लोज कर दिया, तो यहाँ से क्या निकलेगा? फ्लक्स निकलेगा ना। हाँ। बट अच्छी बात समझिएगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक में क्या होगा? प्लस, तो यहाँ से निकलेगा। अगर मैं एक सरफेस बनाऊंगा तो फ्लक्स निकल रहा है किस तरफ? Outside. आउटवर्ड। फ्लक्स इज आउट। अच्छा, अगर हमने नेगेटिव ले लिया तो क्या सिचुएशन होगी? डायरेक्शन हो जाएगी इन, तो फ्लक्स क्या होगा? फ्लक्स कहाँ हो रहा है? इस सरफेस से In. इन हो रहा है। ठीक, अब ये सिचुएशन देख लेते हैं। अब बताओ इस सरफेस से फ्लक्स इन। Zero. इन या आउट? Out. सोच लो, पक्का? नॉर्थ से जाएगी और
अरे नहीं याद आ रहा क्या? ऐसे होगा ना, हाँ साउथ पे मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है, इंटर करती है ना, बट ओके हाँ प्रॉब्लम ये है कि अंदर फिर ऐसे भी तो जाएगी। हाँ तो मैग्नेट के लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि मैग्नेट में तो गॉस लॉ आने ही नहीं वाली है। क्यों? क्योंकि फ्लक्स सेम अमाउंट इन भी होगा एंड सेम अमाउंट आउट भी होगा ऑलवेज। क्यों? क्योंकि क्लोज लूप बनने वाला है ना। और सोचो कोई भी चीज अगर क्लोज लूप बनाएगी यहाँ पर, तो आप कभी भी करो, कभी भी कोई सा भी लूप लो, एक से इन होगा और एक से आउट होगा ना। सो इन एंड आउट ऑलवेज। मतलब कि नेट फ्लक्स की अगर मैं बात करूं, नेट फ्लक्स, तो वो हमेशा क्या रहा करेगा, जीरो। जीरो। तो अच्छा, ऐसा क्यों नहीं है अगर मैं इस मैग्नेट को तोड़ दूं और एक अकेला रख दूं? अगर इस मैग्नेट को तोड़ दे और एक अकेला रखने का ट्राई करें, तो वो इंड्यूस हो जाएगा ना। यस, इवन ब्रेक कर दें, यहाँ से कट कर दें, और आप सोचो एकदम पास से कट करें, इंड्यूस नहीं होने दें, एकदम पास से कट करेंगे, तो सिचुएशन जो होगी वो होगी कि ये ऐसा नहीं होगा। यहाँ पे तुरंत एक नॉर्थ और यहाँ पे तुरंत एक साउथ क्या होगा, इंड्यूस हो जाएगा। दैट मीन्स इन केस ऑफ मैग्नेट हमेशा फ्लक्स क्या रहेगा, जीरो। 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 तो रीजन दिया गया, रीजन क्या है, बिकॉज मोनोपोल डज नॉट एग्जिस्ट, बिकॉज monopole does not exist, means only south pole, all only north pole is not possible। समझ आया? unlike the charges, unlike the चार्जेस तो अलग अलग रह सकते हैं ना, which can be separated तो रीजन समझ में आया? तो इसका मतलब ये है कि फ्लक्स हमेशा कहीं से भी मैग्नेट को कट करो, फ्लक्स क्या आने वाला है, जीरो आने वाला। जीरो। तो इसका मतलब गॉस लॉ इन मैग्नेटिज्म अगर देखने लग गए तो क्या आंसर आएगा फ्लक्स का हमेशा, जीरो। 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 सो गॉस लॉ इन मैग्नेटिज्म नहीं होता। क्यों? क्योंकि मैग्नेटिज्म में फ्लक्स जीरो होता है, इसलिए गॉस लॉ का कुछ काम ही नहीं है। ओके, तो इस तरीके से हमने कुछ इंपॉर्टेंट जो प्रॉपर्टीज थी वो मैग्नेटिक फील्ड की डिस्कस की है। तो अभी बताओ, बार मैग्नेट और मैग्नेटिक फील्ड सबको समझ आ गया यार? हाँ सर। ओके, ओके, फिर बहुत ही अच्छी बात है। तो ये मानो कि ये चैप्टर बेसिकली मैं थोड़ा सा रिव्यू देता हूँ। अच्छा, एक चीज़ और, यहाँ पर जो मैंने बताया पोल स्ट्रेंथ के बारे में भी लिख देते हैं। ये जो हमने बताया कि मोनोपोल पॉसिबल नहीं है, तो इसके साथ एक पोल स्ट्रेंथ के बारे में भी लिख देते हैं। पोल स्ट्रेंथ किस बात पर डिपेंड करती है? पता है पोल स्ट्रेंथ किस बात पर डिपेंड करती है? अभी जस्ट बताया। एरिया। ओके, सो पोल स्ट्रेंथ of a magnet
तो बेसिकली वो क्रॉस सेक्शन एरिया पे डिपेंड करता है, लेंथ पे डिपेंड नहीं करता है। ये इंपॉर्टेंट चीज़ हमें थोड़ी सी याद रखनी है। तो ये मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज थी कुछ जो चीज़ें हमने यहाँ पर डिस्कस की। तो मैं बता रहा था आपको कि ये चैप्टर किस तरीके से जाएगा। सो ये जो चैप्टर नंबर 3 है इसमें कुछ पार्ट्स में डिवाइडेड है। पहले क्या है, बार मैग्नेट, समझ आया, बार मैग्नेट। दूसरा है अर्थ। अर्थ भी किसकी तरह बिहेव करती है, मैग्नेट। मैग्नेट की तरह, एक बड़े से बार मैग्नेट की तरह अर्थ बिहेव करती है। तो दूसरा सेक्शन होता है अर्थ। कुछ लोग इसे मतलब सेपरेटली बोलते हैं अर्थ मैग्नेटिज्म करके, ठीक है, ओके। तो ये हुआ पहले बार मैग्नेट, फिर मैग्नेटिज्म, फिर है नॉर्मल मैटर, मैग्नेटिक मैटर। आपने देखा चैप्टर का नाम है मैग्नेटिज्म एंड मैटर। मैटर मतलब मैग्नेटिक वाला मैटर, कि किस तरीके से काम करेगा। और लास्ट वाला है हमारा इंस्ट्रूमेंट्स। देन चैप्टर ओवरव्यू, सबको क्लियर है कि क्या क्या पढ़ना है हमें इस चैप्टर में। तो हमने इस चैप्टर का कौन सा सेक्शन कंप्लीट कर दिया है, एक सेक्शन ये वाला कंप्लीट है। किसी को डाउट इसमें कुछ, बार मैग्नेट का जो भी डिटेल था, डन, हाँ। ओके। तो अब डिस्कस कर लेते हैं नेक्स्ट पार्ट, अर्थ्स मैग्नेटिज्म। क्लियर। सो बार मैग्नेट हो चुका हमारा, सेकेंड पार्ट है अर्थ्स मैग्नेटिज्म। अर्थ्स मैग्नेटिज्म, देखिए अर्थ्स मैग्नेटिज्म मतलब क्या है एग्जैक्टली अगर मैं बात करूं तो अर्थ जो है हमारा वो एक बड़े से मैग्नेट के फॉर्मेट में काम आने वाला है। बट अच्छी बात क्या है कि अर्थ रोटेट होता है हमेशा अपने एक्सिस के अबाउट, ठीक। तो ये अपने एक्सिस के अबाउट रोटेट होता रहता है। तो इसके वजह से इस पे क्या चांसेस हो सकती हैं, तो वो हम यहाँ पर देखने वाले हैं। पहले कॉज ऑफ मैग्नेटिज्म, कॉज ऑफ अर्थ मैग्नेटिज्म। अच्छा तो बताओ क्या लग रहा है सबसे बेसिक और सबसे मतलब एकदम जो दिख रहा है इंपॉर्टेंट कॉज क्या है, क्यों अर्थ के पास मैग्नेटिज्म है, बताएं। रोटेशन। रोटेशन से क्या हो रहा है एग्जैक्टली थोड़ा सा बताएं। अच्छा कुछ भी याद आ रहा है क्या, कुछ भी रोटेटिंग वाला ऑब्जेक्ट कुछ याद आ रहा है क्या कि कोई रोटेट होता है तो क्या होता है। सपोज कोई एक चीज है वो सर्किल में घूम रही है, तो उससे मैग्नेटिज्म का क्या रिलेशन है बताएं। अरे अगर ये घूमने वाला ऑब्जेक्ट क्या है, चार्ज है, तो इसका मतलब इस सर्किल में क्या फील होने लगेगी। मैग्नेटिक। अरे मैग्नेटिक फील्ड बाद में, पहले क्या चार्ज की वजह से क्या फील होगी, करंट। करंट, और करंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड फील होगी। क्या कुछ नहीं समझ आया क्या कि क्या रीजन है। अरे भाई चार्ज अगर घूम रहा होता है तो करंट आ जाता है, करंट कैरिंग लूप होता है, उसका अपना मैग्नेट आ जाता है, मैग्नेटिज्म आ जाता है, एम भी आ जाएगा। एम कितना होगा, एन आई ए। समझ आया क्या। अच्छा बोर्ड्स में आपको थोड़ा सा डिटेल में लिख देना होता है ये चीज़ें अर्थ मैग्नेटिज्म के बारे में, बट मुझे लगता है अभी शायद हटा हुआ है, अर्थ मैग्नेटिज्म नहीं है, देखना पड़ेगा। तो लिखने के लिए आप डिटेल लिख सकते हैं स्टेप वाइज, चार्ज होगा, करंट होगी, तो मैग्नेटिक फील्ड भी होगी और उसका हम मैग्नेटिक मोमेंट भी निकाल सकते हैं। मतलब वो किसकी तरह काम करने लगेगा, बार मैग्नेट की तरह। समझ आया। तो क्या कॉज है अर्थ के मैग्नेटिज्म का, it is a conductor, it is a huge conductor with
a lot of charges and due to its rotation क्या सिचुएशन होती है? charges revolve and generate a magnetic field. समझ आया क्या? कॉज ऑफ अर्थ मैग्नेटिज्म, एक तो ये कॉज है, ये मेजर वाला है, और एक दूसरा सिंपल कॉज भी है कि अर्थ के अंदर काफी सारा मैग्नेटिक मटेरियल भी है. सो मैग्नेटिक मटेरियल present inside the earth. दोनों चीजें सबको समझ आ गई? हाँ सर। ये प्लस क्यू चार्ज अगर घूमेगा, सो लेट से मैंने इसकी डायरेक्शन दिखा दी कि ये इस तरीके से घूमेगा अगर, तो मैग्नेटिक फील्ड किस तरफ जनरेट करेगा? डाउनवर्ड्स। अच्छा, वाह यार, ये अगर ऐसे प्लस सर्किल में ऐसे घूमेगा जैसे मैंने एरो दिखाया है, अपवर्ड्स। अपवर्ड्स। अपवर्ड आएगी. ठीक है. अच्छा, कोई बताएगा अर्थ का जो ये रोटेशन है, ये इस टाइप का रोटेशन होता है या इस टाइप का रोटेशन होता है? सर आपने बनाया वो मैंने जो बनाया ये पक्का ब्लू वाला, हाँ। वेस्ट टू मतलब, होता है सर। हाँ वेस्ट टू ईस्ट। हाँ वेस्ट टू ईस्ट। ठीक है, गुड. सो बेसिकली वेस्ट टू ईस्ट की तरफ हम उसको कंसिडर करते हैं. चलिए ठीक है. तो अगर हम ओवरऑल बात करें तो हमें मैग्नेटिक फील्ड का कॉज पता चल गया. कॉज में किसी को कोई टेंशन नहीं? अच्छा, अब कुछ वर्ड्स हमें, स्पेसिफिक वर्ड्स हमें यहाँ पर सीखने पड़ेंगे. कुछ टर्म्स हैं, वो टर्म हम यहाँ पर देखेंगे. सपोज ये हमने अर्थ कंसिडर किया, तो ये जो एक्सिस है, ये जो मैं बना रहा हूँ, ये जो इसको अर्थ को बीच से एकदम कट करती है, इस एक्सिस को क्या बोलते हैं? उसकी ज्योमेट्रिकल एक्सिस. इस एक्सिस को क्या बोलते हैं? ज्योमेट्रिकल एक्सिस. इसकी डेफिनेशन लिखने की जरूरत है क्या कोई? भाई ज्योमेट्रिकल एक्सिस की कोई डेफिनेशन लिखने की जरूरत है क्या? नहीं ना? अच्छा, अब जब हम अर्थ को देखते हैं तो अर्थ एक बड़े से बार मैग्नेट की तरह फील करता है हमें. बट ये जो बार मैग्नेट है, ये कुछ इस तरीके से टिल्टेड होता है किसी एंगल पे. ठीक. अब अर्थ की जो मैग्नेटिक फील्ड है वो कुछ इस तरीके से एडजस्ट होती है कि यहाँ पे अर्थ का क्या फील होता है? साउथ पोल फील होता है, और यहाँ पे अर्थ का फील होता है नॉर्थ. क्यों? कैसे पता चला कि ऐसा होता है? इसलिए कि इनिशियली जब हमने एक्सपेरिमेंट किया तो हमें पता चला कि जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है वो यहाँ से यहाँ जा रही हैं. अच्छा, ये कैसे पता चला कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऐसे जा रही हैं? देखें, तो ये कुछ सिचुएशन पहले मैं यहाँ पे ड्रॉ कर लेता हूँ. ओके, तो मैं सिचुएशन यहाँ पर ये समझाना चाह रहा हूँ आपको कि ये जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं, अर्थ के सरफेस पे पूरी जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं,
नॉर्थ से निकल रही हैं साउथ पर जा रही हैं, ये पता कैसे चला? ये कंपास के थ्रू पता चला। कैसे? अर्थ का जो अपर वाला सरफेस है उसको हमने क्या नेम दिया? नॉर्थ। आपको पता है इसको क्या बोलते हैं? ज्योमेट्रिकल नॉर्थ। और ये बन जाता है हमारा क्या? साउथ। ये दो चीजें आपको पता है ना? नॉर्थ जो है वो अपवर्ड है और साउथ हमारा डाउनवर्ड है। ये ज्योमेट्रिकली हमने ज्यूम करके रखा। अब होता क्या है कि स्टार्टिंग में कंपास जो होता है, कंपास कंपास किस तरफ पॉइंट करता है? टुवर्ड्स नॉर्थ। कंपास किस तरफ पॉइंट करता है? टुवर्ड्स नॉर्थ। No. बट प्रॉब्लम यहाँ पर ये है कि मुझे पता है कि कंपास में एक मैग्नेटिक नीडल होती है, और अगर आपने किसी नीडल को मैग्नेटिक फील्ड में रखा, मतलब समझिएगा ये कंपास है, ये कंपास की नीडल है, और सपोज यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड इस तरह है, ये किसकी डायरेक्शन है? बी की। तो ये नीडल विल रोटेट इटसेल्फ और किस तरफ इंक्लाइन हो जाएगी? मैग्नेटिक फील्ड की तरफ। तो नीडल जो होती है, नीडल always always tries to align itself along B। ये बात सबको पता है ना ऑलरेडी? कोई भी मैग्नेटिक मटेरियल है तो वो हमेशा किस तरफ इंक्लाइन होने का ट्राई करेगा? मैग्नेटिक फील्ड की तरफ। ठीक है, तो इसका मतलब ये जो है वो इस पॉइंट के अबाउट रोटेट हो जाएगी, ये रोटेट है, और किस तरफ आ जाएगी वापस? इस तरफ आ जाएगी। डन। कंपास कैसे काम करता है ये सबको समझ आया? हाँ। कंपास हमेशा मैग्नेटिक फील्ड की तरफ हो जाएगा। तो जब हमने देखा, जब लोगों ने स्टार्ट किया कंपास मैग्नेटिक नीडल को यूज करना, तो देखा वो अर्थ के नॉर्थ की तरफ हर बार पॉइंट कर रही थी। क्लियर? और बाद में जब रिसर्च हुआ तो ये पता चला कि यार अगर वो नॉर्थ की तरफ पॉइंट कर रही है, इसका मतलब मैग्नेटिक फील्ड लाइन से इस तरफ है ना, तभी तो वो बार बार नॉर्थ की तरफ पॉइंट करती है। समझ आया? हाँ। इसका मतलब ये है कि मैग्नेटिक फील्ड जो है अर्थ के ज्योमेट्रिकल नॉर्थ की तरफ है। तो इसका मतलब मैग्नेटिक फील्ड तो एक्चुअल नॉर्थ से निकल के साउथ तरफ जाती है ना। सो इससे पता चलता है कि मैग्नेटिक फील्ड किस तरफ है? मैग्नेटिक नॉर्थ से निकल के मैग्नेटिक साउथ की तरफ जा रही है, और उस बीच में हमारा क्या पड़ जाता है? वहां पर नॉर्थ पड़ जाता है। इसलिए हमें लगता है कि नीडल हमेशा किस तरफ पॉइंट कर रही है? नॉर्थ की तरफ पॉइंट कर रही है। पर नीडल नॉर्थ की तरफ नहीं पॉइंट करती, नीडल किसकी तरफ पॉइंट करती है? मैग्नेटिक फील्ड की साउथ। तरफ, मतलब मैग्नेटिक फील्ड की तरफ, विच इज एक्चुअल साउथ। तो मैं ये लिखूंगा, नीडल ऑलवेज ट्राइज टू अलाइन itself along magnetic field, that which means on earth surface the field lines are towards north, और अगर नॉर्थ की तरफ है विच मीन्स एक्चुअल में वहां पर क्या है? मैग्नेटिक साउथ है, विच मीन्स देयर इज मैग्नेटिक साउथ। डन। तो ये सिचुएशन हो जाएगी। तो अभी इसमें कोई डाउट है कि क्या, कैसे हमने नॉर्थ साउथ डिफाइन किया, और जो अर्थ मैग्नेट की तरह बिहेव करने वाला है वो मैग्नेट का नॉर्थ साउथ कैसे होगा? ये सबको क्लियर है? हाँ। मैग्नेट का नॉर्थ साउथ कैसे डिस्कस हुआ अर्थ के लिए? डन। ओके। अब बात करते हैं, दो टर्म आपको बहुत सुनने को मिलेंगे। वो टर्म है मेरिडियन। क्या? मेरिडियन।
मेरिडियन का मतलब क्या होता है? मेरिडियन का मतलब होता है प्लेन। क्या होता है मेरिडियन का मतलब? प्लेन। तो अगर मैं एक टर्म यूज करूं, लेट से मैं बोलता हूं ज्योमेट्रिकल मेरिडियन, ज्योमेट्रिकल मेरिडियन का मतलब क्या हो जाएगा? एक प्लेन जो अर्थ के किस एक्सिस से कट होता है? ज्योमेट्रिकल एक्सिस की तरफ। समझ आया? हाँ Okay, so I'll write plane passing through geometrical axis. Plane passing through geometrical axis. ओके, ज्योमेट्रिकल मेरिडियन के बाद एक हो जाती है मैग्नेटिक मेरिडियन। मैग्नेटिक मेरिडियन क्या हो जाएगी? जो कहां से पास होगी? मैग्नेटिक एक्सिस। तो ये जो लाइन है इसको क्या बोल देते हैं? मैग्नेटिक एक्सिस। समझ आया? ये बन जाती है मैग्नेटिक एक्सिस। क्लियर? अच्छा, तो यार बताओ, अगर ये मैग्नेटिक और ये सारी चीजें चल रही हैं तो ये जो एक्सिस है ये क्या होती है? जानते हो इस एक्सिस को? ये क्या है? अरे बीच में से जो कट करती है वो इक्वेटर। इक्वेटर। Equator. इक्वेटर, बट इसको बोलते हैं हम ज्योमेट्रिकल इक्वेटर। ये क्या है? ज्योमेट्रिकल इक्वेटर है। तो इसका मतलब एक पक्का इसके भी परपेंडिकुलर रहेगी। कौन सी? ये वाली लाइन के परपेंडिकुलर। और ये क्या बन जाएगी हमारी? मैग्नेटिक इक्वेटर। अच्छा, अब बताओ डिफरेंस क्या है मैग्नेटिक इक्वेटर और ज्योमेट्रिकल इक्वेटर में? देखो एक बहुत बड़ा ह्यूज एक डिफरेंस आने वाला है। कैसे? याद है मैग्नेट पे, यहाँ पर बना के दिखाता हूँ, ये याद है मैग्नेट पे यहाँ पर डायरेक्शन क्या होती है इलेक्ट्रिक फील्ड की, सॉरी मैग्नेटिक फील्ड की? टेंजेंशियल। अरे ऐसी होती है ना, एग्जैक्ट। क्लियर? एग्जैक्ट इस पर इक्वेटर पर क्या होती है? एग्जैक्ट हॉरिजॉन्टल होती है। तो इसका मतलब कंपास कोई भी एंगल दिखाएगा क्या यहाँ पर? नहीं, एकदम स्ट्रेट रहेगा नीडल। अगर हमने एक नीडल को ऐसे हैंग कर दिया, एकदम इक्वेटर पे ले जाके हैंग कर दिया, तो ये नीडल नीचे या ऊपर कहीं जाएगी क्या? नहीं सर। कैसी रहेगी? स्ट्रेट। डन। तो ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है कि ये जो मैग्नेटिक इक्वेटर पर है यहाँ पर कंपास कैसा रहेगा? एकदम स्ट्रेट। जबकि ज्योमेट्रिकल इक्वेटर पे कुछ ना कुछ एंगल बनेगा। समझ आया? ओके, तो इस चीज को बोलते हैं कि टिल्ट नहीं होगी, बिल्कुल भी टिल्ट नहीं होगी, एकदम हॉरिजॉन्टल होगी। क्यों? अब हॉरिजॉन्टल क्यों दिख रही है? क्या ये हॉरिजॉन्टल? नहीं, हम किसके रेस्पेक्ट में इसे हॉरिजॉन्टल बोल रहे हैं? मैग्नेटिक इक्वेटर। नहीं नहीं, किसके रेस्पेक्ट में हॉरिजॉन्टल दिखने वाली है? और अर्थ के रेस्पेक्ट में, अर्थ के सरफेस पे। मतलब अगर अर्थ में हम कुछ भी करेंगे और अगर हम एक ऐसे पॉइंट पर हैं जो कि हमारा क्या है, मैग्नेटिक इक्वेटर पर है, एक ऐसी कंट्री पे हैं जो कहाँ पर है, मैग्नेटिक इक्वेटर पर है, वहां पर नीडल बिल्कुल भी टिल्ट नहीं होगी, हमेशा कैसी रहेगी? स्ट्रेट रहेगी। डन? हाँ तो अभी टेंशन नहीं लेना है, ये सारी चीजें मैं अभी और डिटेल में पूरा लिखूंगा, सारी चीजें लिखूंगा। सिर्फ मैं भी इस फिगर के थ्रू आपको समझाना चाह रहा था
कि यूज क्या है, मैग्नेटिक इक्वेटर कैसे थोड़ा सा डिफरेंट है। डन। ओके, मैग्नेटिक मेरिडियन का मतलब क्या है? प्लेन पासिंग थ्रू मैग्नेटिक एक्सिस। मैग्नेटिक एक्सिस। ओके, तो मुझे लगता है ये चीजें अभी आपको क्लियर हो गई होंगी। अच्छा, अब बात आते हैं एक काम की बात पे कि यार इन दोनों के बीच में कोई कुछ ना कुछ एंगल रहता है। ये एंगल कुछ है, फिक्स है, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं, शायद 11 डिग्री समथिंग है, 11 डिग्री समथिंग है। ठीक है, तो ये एंगल कुछ होता है, आप बुक में से एक बार देख लेंगे एग्जैक्ट कितना होता है। जरूरत नहीं है, ऐसा कभी पूछा नहीं गया कि मैग्नेटिक एक्सिस और ज्योमेट्रिकल एक्सिस जो है कितने एंगल पर इंक्लाइन है, बट कुछ इंक्लिनेशन वो है 11 डिग्री के अराउंड है रफली। अभी कुछ टर्म्स पे आते हैं जो काम की बातें हमें सीखनी है। पहला टर्म है एंगल ऑफ डिक्लिनेशन। नेम बहुत कंफ्यूजिंग है तो थोड़ा अच्छे से याद रखना है आप लोग को। एंगल ऑफ डिक्लिनेशन, एंगल ऑफ डिक्लिनेशन को हम रिप्रेजेंट करते हैं फाई से। ठीक है, अच्छा, एंगल ऑफ डिक्लिनेशन समझने के लिए यार आपको मैं थोड़ा सा पहले फिगर के थ्रू समझाता हूँ और फिर आपको काम बन जाएगा, समझ आएगा। सपोज ये अर्थ है, अच्छे से ध्यान देंगे यार, डिक्लिनेशन तभी समझ आएगा। सपोज हम इस पोर्शन में अर्थ के, हम अर्थ के इस पोर्शन में, इसे मैं यहाँ पर ड्रॉ करने वाला हूँ फ्लैट। मैंने अर्थ का एक सेक्शन ले लिया है, एक मैंने क्रॉस सेक्शन ले लिया जिसमें कोई भी कंट्री होने वाला है। ये समझ आया सबको? मैंने यहाँ पर अर्थ का एक छोटा सा प्लेन ले लिया है। क्लियर? हाँ। अच्छा, अब इस प्लेन के लिए नॉर्थ कहाँ होगा? ये, अरे इस कंट्री के लिए नॉर्थ ऐसे ही होगा ना। हाँ। मतलब अगर मैं इस कंट्री के रेफरेंस में देखूंगा तो जब ये देखेगा कि यार नॉर्थ कहाँ है, तो ये तो नॉर्थ ऐसे बोलेगा ना। अरे भाई समझ आया कि नहीं? हाँ हाँ। सर। अच्छा, चलो दूसरे की बात करते हैं। यहाँ पे एक कंट्री है, वो कैसे रिप्रेजेंट करेगा अपना नॉर्थ? ऐसे करेगा। हाँ हाँ। अरे भाई समझ आ रहा है ना, सबको इस तरफ पॉइंट करना है नॉर्थ के लिए, हाँ नॉर्थ के लिए सबको इस तरफ पॉइंट करना है। तो सबको अगर मैं पूरे वर्ल्ड को फ्लैट मानूंगा तो सब लोग नॉर्थ ऐसे ही अप तो जाएंगे ना। समझ आया भाई? हाँ ओके, अब थोड़ा सा डिफरेंस है यहाँ पर। हमें लगता है कि जब मैं अर्थ को फ्लैट बना दूंगा तो जो नॉर्थ पोल है वो यहाँ है, साउथ पोल यहाँ है, तो जो एकदम यहाँ पर है वो उसका नॉर्थ तो ऐसे दिखेगा, लेकिन जो सोचो कंट्री यहाँ पर है वो तो ऐसे पॉइंट होगा ना नॉर्थ उसका। फील आ रहा है आपको मैं क्या बताना चाह रहा हूँ? हाँ जो हाँ कंट्री यहाँ पर होगी, क्योंकि ये पूरा स्फीयर है, जो कंट्री यहाँ पर होगी उसका नॉर्थ ऐसे होगा। समझ आया भाई? नॉर्थ, ज्योमेट्रिकल नॉर्थ, ज्योमेट्रिकल नॉर्थ डिपेंड करेगा कि आप कहाँ पर हो। क्लियर है? अच्छा यार, एक चीज है जो बदलने नहीं वाली है। कौन नहीं बदलने वाला? ये मैग्नेटिक वाला। मैग्नेटिक पेन क्या रहेगा? हमेशा सेम रहेगा ना, मैग्नेटिक प्लेन सेम रहेगा। तो इसका मतलब ये है कि जो पर्सन एकदम यहाँ पर है, लेट से अर्थ का ये फाई है, ये अर्थ का फाई है, कुछ है ये 11 डिग्री है ये, तो क्या ये हर जगह 11 डिग्री दिखेगा क्या? नहीं। नहीं, यहाँ वाले लोग अलग फील करने वाले हैं, वो फील करेंगे ये वाला। समझ आया? और जो एग्जैक्ट यहाँ पर है वो क्या फील करेगा? एकदम
पैरेलल। समझ आया क्या? हाँ तो क्या डेक्लिनेशन के बारे में जो मैं बताना चाहता था वो सबको समझ आया कि हमारा जो ज्योमेट्रिकल पार्ट है, ज्योमेट्रिकल एक्सिस डिफाइन करने का तरीका है, वो तो प्लेस टू प्लेस बदलने वाला है। भाई कन्विंस हो इस चीज से? हाँ ओके। तो अगर हमारा ज्योमेट्रिकल प्लेस बार बार बदलने वाला है और मैग्नेटिक तो नहीं बदलने वाला, तो इसका मतलब उन लोग के बीच का एंगल बार बार बदलेगा ना, और उसको ही हम क्या बोलते हैं? डेक्लिनेशन। सो डेक्लिनेशन क्या है? आई विल राइट द डेफिनेशन। बट मैं बता रहा हूँ यार, किसी बुक से पढ़ने के बाद आपको कभी फील नहीं होगा, लेकिन अभी मैंने जब बता दिया, अब अगर आप किसी भी बुक में से पढ़ोगे आपको तुरंत समझ आएगा कि डेक्लिनेशन का मतलब क्या होता है, रीजन क्या है। सो द एंगल बिटवीन मैग्नेटिक मेरिडियन and geometrical meridian. Done? अच्छा, is called angle of declination of declination. अच्छा ये बताओ, अर्थ में क्या किसी दो पॉइंट पे सेम हो सकता है एंगल ऑफ डिक्लिनेशन? सोचें एक बार। बताएं जल्दी। नहीं सर। अच्छा सेम नहीं हो सकता? सर पोल्स पे। अरे भाई पोल्स की क्या जरूरत है, जो सिमेट्री यहाँ मिलेगी वो यहाँ पे भी तो मिलेगी ना। एक बार यहाँ पे भी तो मिलेगी और एक बार यहाँ पर भी तो मिलेगी। अरे जो एक बार एंगल यहाँ बनेगा वो ऐसा ही एंगल एक बार इधर भी तो बन सकता है ना, हाँ और जो एक बार एंगल यहाँ पर बनेगा वो इधर पे भी बन सकता है, बस ये हायर वाला एंगल माना जाएगा। क्लियर? तो इसका मतलब पूरे नॉर्थ पे दो बार चांसेस हैं कि सेम मिल सकता है, और पूरे साउथ में दो बार चांसेस है कि सेम मिल सकता है। समझ आया ना? हाँ सर। एनी टू हाँ पॉइंट्स ऑन अर्थ may or may not have same declination. Okay, same declination. अच्छा, तो अभी क्या है कि जो पुराने लोग हैं उन लोगों ने बहुत मेहनत करके डेक्लिनेशन वगैरह बना करके रख दिया है। उन्होंने क्या किया है, ये जो चार्ट है उस पे सब जगह का डेक्लिनेशन लिखा हुआ है। अरे चार्ट मतलब पूरा जो वर्ल्ड है उसका डेक्लिनेशन लिखा हुआ है। अब आप लोग कॉमन सेंस बताना, कंपास की नीडल किस तरफ पॉइंट कर रही है? मैग्नेटिक वाले नॉर्थ की तरफ। अरे मतलब मैग्नेटिक एक्सिस की तरफ पॉइंट कर रही है। ठीक है, सोचो यहाँ पर एक पर्सन है जहाँ का डेक्लिनेशन है 20 डिग्री ईस्ट, डेक्लिनेशन 20 डिग्री ईस्ट है। तो इसका मतलब सोचो कि अगर आप देख रहे हो, यहाँ पर हो आप एक शिप में हो और आपकी नीडल कह रही है कि ये नॉर्थ है। डन? बट नीडल तो किस तरफ पॉइंट कर रही है? मैग्नेट की तरफ ना। हाँ तो इसका मतलब ये है कि आपका मैग्नेटिक पता है आपको नीडल के थ्रू, और रियल पता चलेगा किससे? डेक्लिनेशन से। कि आपको रियल में कहाँ जाना है? रियल नॉर्थ है यहाँ पर। तो तुरंत आपको बोला जाएगा कि अगर कंपास 20 डिग्री शिफ्ट हो रहा है और इस जगह का डेक्लिनेशन इतना है, तो बता दिया जाएगा कि 20 डिग्री टर्न ले लो, क्योंकि मैग्नेट तो हमेशा मैग्नेटिक नॉर्थ की तरफ पॉइंट करेगा ना। बट आपको कहीं जाना है, तो इसका मतलब डेक्लिनेशन का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में जाने के लिए। क्लियर है यार? पॉइंट समझ में आया क्या? मतलब क्या है डेक्लिनेशन का?
हाँ sure. ओके सर एक बार फिर से बताओ। ओके ठीक है, एक बार फिर से देखते हैं, एक बार समझते हैं और अच्छे से। सपोज ये एक प्लेस है, डन। मुझे ए पर जाना है, मैं बी पर हूँ, ठीक है। हमें दिया गया है कि यार अगर ए पे पहुंचना है तो ए पे जाने के लिए आपको चाहिए 70 डिग्री नॉर्थ ऑफ वेस्ट चलना है, डन। आइडिया समझ आया कहाँ जाना है? अच्छा, तो यहाँ पर एक शिप है जिसे इस डायरेक्शन में जाना है, क्लियर। बट उसका कंपास दिखा रहा है कि नॉर्थ है, ये कंपास कहाँ दिखा रहा है? नॉर्थ, ये है। तो 70 डिग्री मतलब कितना बचा? 20 डिग्री शिफ्ट करना पड़ेगा। 70 डिग्री नॉर्थ ऑफ वेस्ट मतलब समझे यहाँ से कितना बचा? 20 डिग्री। तो अगर उसने यहाँ से 20 डिग्री शिफ्ट किया वेस्ट की तरफ तो वो ए पर पहुंच जाएगा। पहुंच जाएगा क्या? नहीं पहुंचेगा ए पर। क्यों? क्योंकि उसने कहाँ से एंगल ले लिया है? मैग्नेटिक नॉर्थ से, जबकि ये क्या होता है? ज्योमेट्रिक। ज्योमेट्रिकल होता है। इसका मतलब उसे पता होना चाहिए कि जिस प्लेस पे वो चल रहा है उस प्लेस का डिक्लिनेशन कितना है। अगर मैं बोलूँ इस प्लेस का डिक्लिनेशन 5 डिग्री है तो इसका मतलब ये है कि ये डिक्लिनेशन एक्चुअल नॉर्थ किस तरफ है? 5 डिग्री इस तरफ है। तो इसका मतलब उसे कितने पे टर्न लेने को बोलना चाहिए था अपने? 15 डिग्री पे। अभी समझ आया क्या हाँ सर। डिक्लिनेशन का यूज क्या है? चले, तो यार आज के लिए काफी है, मतलब ठीक है। कल हम इस पे थोड़ा क्वेश्चन वगैरह कर लेंगे कि डिक्लिनेशन क्या होता है और क्या। बट मुझे लग रहा है आपको समझ आ गया है डिक्लिनेशन का मतलब। समझ आया कि आप लोग को डिक्लिनेशन क्या है एग्जैक्टली? हाँ। हाँ चलो कोई बात नहीं, तो नेक्स्ट लेक्चर में हम यहीं से एंगल ऑफ डिक्लिनेशन से स्टार्ट करेंगे, कुछ एग्जांपल्स वगैरह देके, और बाकी चीज़ें आगे स्टडी करेंगे, ठीक है। तब तक आप लोग रिवीजन लेक्चर के बारे में अच्छे से स्टडी करें, वेडनेसडे को है। ओके ओके देन, बाय बाय एवरीवन। bye sure. Bye, Bye, sir. sir. That's it. Bye, sir. Bye-bye.